नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को है और फिर से हमारे ऊपर एक टेंशन हो जाएगी शुरू, वो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वह है आपका असेसमेंट ईयर 2026 और 27। इस 2026-27 में आपकी इनकम टैक्स का रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले बार ही हमारा जो बजट पेश हुआ था जिसमें हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चेंजेस कर दी गई हैं रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 26-27। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार जब आप अपना आईटीआर फाइल करें तो किन बातों को ध्यान में रखना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर गलत फाइल कर देंगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाए। आज का इस वीडियो का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि जो इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स आई हैं रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 26-27 वो हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में, ताकि जब आप आईटीआर अपना फाइल करो तो आपसे गलती ना हो। छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने बाकी कलीग्स, अपने फ्रेंड्स और अपने सारे सोशल मीडिया में ज़रूर से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आप हेडिंग पढ़ रहे हैं ये सबसे बड़ी चर्चा में रहा है कि अगर आपका 12,75,000 रुपये तक का भी अगर आपका सालाना इनकम होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स जो है वो ज़ीरो देना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा एक फिगर है। तो ये कैसे होगा ये हम आने वाले अभी बस कुछ ही स्लाइड्स बाद इसको डिस्कस करेंगे जब हम टैक्स रेट को समझेंगे। ठीक है, सो द बिग स्टोरी, न्यू रिजाइम इज़ नाउ द डिफ़ॉल्ट रिजाइम। जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि जो न्यू रिजाइम है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 115 BAC, इस सेक्शन में न्यू रिजिम को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बोला गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर अभी आप अपना आईटीआर फाइल करने जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम ही आपके लिए ऑप्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ओल्ड में जाने के लिए तो आपको मैनुअली एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फिर ऑप्ट करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स यू टू शिफ्ट टू द न्यू रिजाइम is heavily overhauled to put cash in your pocket, lower rates, zero deductions। जी हाँ, तो जो नया टैक्स रिजाइम है गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसी में आए, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, न्यू टैक्स रिजाइम को ही ऑप्ट करने आपको बोल दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट वही हो जाएगी। इसमें आपको जो है, अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो मैक्सिमम कैश आपके ही पॉकेट में रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसने बहुत सारी डिडक्शंस जो है उसको ज़ीरो कर दिया। लाइक जैसे पिछले ओल्ड रिजीम में क्या होता था, सेक्शन 80C बोल के एक बहुत पॉपुलर सेक्शन हुआ करता था जिसके तहत आप बहुत सारे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया करते थे, सालाना 1.5 लाख रुपए तक का आपको उसमें बेनिफिट मिलता था। तो अब आपको, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया भी है 80C के इन्वेस्टमेंट में तो आपको ये डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इट मीन्स अब वो 1.5 लाख आपके पास फ्री है। अब आपकी मर्जी, आपको उसको जहाँ इन्वेस्ट करना है कि अपने पास रखना है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, टैक्स बचाने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट किया करते थे। अब क्योंकि वो चीज़ नहीं है तो वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहने वाला है। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये बहुत ही डेंजर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पहले एक ऑब्लिगेशन हुआ करती थी हमारे ऊपर कि भैया टैक्स सेविंग करना है तो चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही। इसका मतलब आप अपने पास कैश ज़्यादा रखोगे। कैश अगर ज़्यादा रखोगे तो आप खर्चे भी ज़्यादा करोगे। खर्चे ज़्यादा करोगे, खर्चा वो पैसा मार्केट में पैसा बन के घूमते रहेगा। तो ये एक बहुत रिस्क वाली चीज़ हो सकती है आपके लिए। दूसरा, नए टैक्स रिजिम में क्या है, लोअर टैक्स रेट है। जी हाँ, ये भी हम देखेंगे कि करंट असेसमेंट जो ईयर आने वाला है हमारा 26-27, उसमें हमारा टैक्स रेट क्या होगा, कितनी इनकम से कितनी इनकम तक कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो हम देखने वाले हैं। सो दिस इज अ पिक्चर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका ओल्ड रिजाइम है, ये आपका न्यू रिजाइम है। ओल्ड को आपको फटाफट समझा दूं मैं, उसमें क्या था कि अगर आपकी सालाना इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए तक है, ये किसके लिए है, फॉर एज बिलो 60 ईयर्स। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए सालाना तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में आ रही है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख की स्लैब में आती तो 20% टैक्स देना पड़ता, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता। और वहीं अगर आप सीनियर हो जिसकी एज 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है तो अप टू 2.5 लाख के बजाय अप टू 3 लाख तक आपकी सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाती।
वहीं आप 80 ईयर से भी प्लस हो, यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो उस केस में आपकी जो ये 3 लाख की लिमिट होती वो 5 लाख हो जाती, यानी कि 0 to 5 लाख आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। वहीं ओल्ड रिजिम में आपका एक ये था क्या, रिबेट था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये था मैक्सिमम 12,500। ठीक है, ये मोटा मोटी हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं न्यू की। अब न्यू में भी चेंजेस हुआ है। न्यू में कल तक पहले 3 लाख तक सैलरी एग्जाम मतलब इनकम एग्जाम हुआ करती थी, अब वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा जो टैक्स रिजिम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको न्यू रिजिम में ही जाना है, तो आप इसको जानिए, इसमें आपका टैक्स कम आएगा क्योंकि जो टैक्स रेट है वो लोअर रखी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी इनकम अप टू 4 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा टैक्स। 8 लाख से 12 लाख आपकी इनकम हो जाती है तो उस स्लैब पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25 और अबव 24 30%। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, एवरी 4 लैक्स का गैप एंड एवरी 5% टैक्स का चेंजेस। देखिए 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16, 20, 24, यहाँ पर 4-4 लाख का गैप हुआ और टैक्स रेट में 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है जी हाँ, ये आपका है सेक्शन 87A यानी कि रिबेट, जिसकी बात अभी जस्ट मैंने की थी कि जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में आपका जो रिबेट है वो 12,500 हुआ करता था, न्यू रिजिम में 25,000 हुआ करता था और वो आपका बढ़ के भी 60,000 हो गया है। यानी कि अप टू आपका 60,000 रुपये तक का टैक्स माफ़ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ नए टैक्स रिजिम के हिसाब से, लेट सपोज आपकी इनकम है 10 लाख रुपए सालाना, तो उसके ऊपर आपका टैक्स क्या बनता, उसमें पहले 4 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बनता, नेक्स्ट 4 to 8 लाख का जो रेंज होता है उसके ऊपर 5% टैक्स बनता है, यानी कि 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000 रुपये। फिर आपका 8 लाख से 10 लाख का रेंज बनता, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 10 लाख है ना, 10 लाख में 8 लाख रुपए तक का तो टैक्स हमने यहाँ निकाल लिया, बैलेंस 8 लाख से 10 लाख के बीच में 2 लाख बचा, 2 लाख के ऊपर 10% यानी कि 20,000, तो आपका टोटल जो टैक्स बनता वो कितना आता, 40,000 का टैक्स आता। ठीक है, तो 87A के हिसाब से अब आपको क्या हो जाएगा, 40,000 रुपया या फिर 60,000 रुपया, विच एवर इज लोअर, ये आपको रिबेट मिल जाएगा। यानी कि आपका टैक्स बन रहा है 40,000 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, जाओ माफ़ किया आपको, यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको माफ़ किया, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंजर जहाँ पर आपका पैसा बचने वाला है। तो इसीलिए इसके बेसिस पर अगर हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि अप टू 12 लाख आपका जो टैक्स बन के आता है वो आपका आता है 60,000 रुपये का, तो 60,000 का टैक्स बना माइनस 87A का रिबेट आपको मिल गया 60,000 रुपये का, तो जो नेट टैक्स बना कितने का बना, 0, इसीलिए आपको यहाँ पर 0 टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारी जैसे कि 5 हेड ऑफ इनकम्स होती हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड में जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर भी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका सैलरी के केस में। तो देखिए सैलरी के केस में सबसे जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो क्या हुई है, आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिला करता था जो 50,000 रुपये का हुआ करता था, अब वो बढ़कर हो गया 75,000 रुपये। जी हाँ, इसीलिए अब आपको हमारी वीडियो का जो पहला पार्ट था जहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 भी होती है तो आपको टैक्स 0 बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। देखिए कि मान लीजिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आती है आपकी 12,75,000 रुपये साल की, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट आपकी जो टैक्सेबल सैलरी बचेगी कितनी बचेगी, 12 लाख रुपए, और 12 लाख के ऊपर टैक्स क्या बनता है 60,000 रुपये, और 12 लाख तक इनकम है तो आपको 87A का रिबेट भी मिल जाएगा 60,000 रुपये का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टैक्स बना 60,000 माइनस रिबेट 60,000, तो फाइनल टैक्स आपका क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज द रीज़न कि अभी सैलरी क्लास वाला जो एक वर्ग है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि 12 लाख तक हम कमा रहे हैं, यानी कि महीने का लाख रुपए हम कमा रहे हैं, हमको टैक्स एक पैसा नहीं देना गवर्नमेंट को। दिस इज अ वेरी बिग गेम चेंजर।
और इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अब आपको कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने की दरकार नहीं है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। जैसे पुराने केस में लोग ATC में इन्वेस्ट किया करते थे, ATD में इन्वेस्ट किया करते थे, तो अब आपको ऐसा कुछ करना नहीं है क्योंकि हम वो बेनिफिट दे ही नहीं रहे। ठीक है, इसके पीछे भी गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि जब गवर्नमेंट ये बेनिफिट देती थी, लोग फर्जी क्लेम कर करके अपना टैक्स का रिफंड लेते थे गवर्नमेंट से। और रिसेंटली 2 साल पहले गवर्नमेंट ने फिर जब एक ड्राइव चलाई और लोगों से दोबारा से इसका डेटा मांगा, तो इसमें 80 to 90% लोग ऐसे थे जो फेक क्लेम किए थे, यानी कि उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं और सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो गवर्नमेंट से कहते थे कि हमने इन्वेस्ट किया है, हमको हमारा टैक्स रिफंड दे दो। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती भी है हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, अब हम एक एक आदमी का चेक नहीं करने बैठेंगे कि आपने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। तो इट्स बेटर इस पार्ट को हटाओ और न्यू टैक्स रिजिम में आ जाओ, जहाँ पर आपको बेनिफिट देने के लिए हमने टैक्स रेट को कम कर दिया, स्लैब को बढ़ा दिया, लेकिन डायरेक्शन आपको नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ पाते हो तो कुछ खोना भी आपको पड़ता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो सैलरी जो एम्प्लॉय है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर वो जाते हैं ना, तो उनको हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता था, उनको लिव ट्रैवल असिस्टेंस का बेनिफिट मिलता था, सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का वो बेनिफिट ले सकते थे, ATD में हेल्थ इंश्योरेंस का 25 से या 50,000 रुपये का बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन ये सारे न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है, यानी कि अगर आपने इन सब जगहों में पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं तो भी आप इसका टैक्स में बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है क्या, कि जो न्यू रिजिम में NPS का जो कंट्रीब्यूशन है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, जो पहले 10% तक एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब वो 14% तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके नाम पे अगर NPS में पैसा डाले तो अप टू 14% ऑफ योर सैलरी का वो पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सैलरी क्लास वाले ध्यान दें, जितने भी सैलरी क्लास वाले देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान दें कि जब आपको अपना ITR फाइल करना रहेगा, आप दोनों स्कीम में अपना एक कैलकुलेशन कीजिए। इनकम टैक्स आप अपना खुद का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका टैक्स कैसे बनेगा, कितना बनेगा। सो अकॉर्डिंगली जब आप अपना ITR फाइल करेंगे, आप दोनों स्कीम में कंपेयर कीजिए, ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स क्या बन रहा है, न्यू में क्या बन रहा है, विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू, ऑप्ट फॉर इट, आप उसमें जा सकते हो। देन बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो इसमें बहुत बड़ा एक चेंजेस हो गया है। पहले वाले केस में क्या हुआ करता था कि अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आप खुद उस घर में रह रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते थे, 2 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो है आप वो बेनिफिट ले सकते थे, प्लस आपका अगर कुछ लॉस है तो उसको सेट ऑफ कर सकते थे आप अपने सैलरी इनकम के साथ भी। ये आपका यहाँ पर एक बेनिफिट था। लेकिन अब अगर आपका न्यू रिजिम में आ जाते हो, तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब आज की तारीख में अगर मैं एक अपना खुद का एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ और मैं उसका हाउसिंग लोन पेमेंट करता हूँ, और अगर मैं न्यू स्कीम में जाता हूँ, तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका मुझे ATC में बेनिफिट मिलता था, इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24 में जो मिला करता था, अब वो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही घर में किसी को भाड़े पे दे रखा हूँ, रेंट पे दे रखा हूँ, उससे जो इनकम आ रही है, तब वहाँ पर मैं इंटरेस्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ, उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये चीज़ नहीं है, और ना ही मैं उसको इंटरहेड लॉस को सेटअप कर सकता हूँ। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेड की, दैट इज योर PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ओल्ड रिजिम में बहुत सारे डिडक्शंस मिला करते थे, जैसे कि कुछ हमने सैंपल लिए हैं कि जैसे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिला करता था 20% ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और आप एक नया प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ रहा है आप उसको क्लेम कीजिए एज ए बिजनेस एक्सपेंस, प्लस 20% एडिशनल आप उसको क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का, ताकि जिससे आपके बिजनेस की प्रॉफिट कम हो जाए, आपको टैक्स का बर्डन कम पड़े। सिमिलरली सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च के जो खर्चे थे वो आप ले सकते थे, फुल बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये सारे बेनिफिट्स ओल्ड स्कीम में थे। बट अगर हम न्यू स्कीम में आए तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोअर स्लैब्स कर दिया। गवर्नमेंट ने 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख ऐसे अलग अलग छोटे छोटे स्लैब कर दिए, टैक्स रेट कम कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है अब ये सबका कोई दरकार नहीं भैया, अब आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया करता था उसने उसको ब्लॉक कर दिया कि भी वो चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ ब्लॉक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉसेस लिंक टू अनअवेलेबल डिडक्शंस, उसने उस चीज़ को भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, नया नया जस्ट हुआ ही था, जिसमें बहुत सारे हैवी एसेट आपने अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं, तो हो सकता है कि ओल्ड स्कीम में आपके लिए बेनिफिट हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन बिजनेस क्लास ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पास ओल्ड से न्यू स्कीम में जाने के लिए सिर्फ
बाय डिफॉल्ट तो आप न्यू में आ जाओगे, लेकिन अगर आप उसमें वापस जाना चाहते हो ओल्ड में, तो वंस इन अ लाइफ आप एक ही बार इसको ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं भैया मेरे को ओल्ड में आना है। तो मान लीजिए इस साल आपने जब कंपेयर किया, आपको ओल्ड में बेनिफिट दिखा, आप ओल्ड में आना चाहते हो। सेकेंड ईयर आपको लगा कि नहीं भैया न्यू में बेनिफिट मिल रहा है तो मैं न्यू में चले जाता हूँ, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सो बिजनेस क्लास वेरी वेरी केयरफुल कि जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो आपको ये बार बार स्विचिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरी क्लास वाले को ये बेनिफिट मिलता है कि वो स्विच कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एक जो अपडेट हुआ है वो आपका हुआ है बिजनेस में लेके, दैट इज बेसिकली ये प्रोफेशन को लेकर हुआ है सेक्शन 44 ADA में। सेक्शन 44 ADA क्या है? दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ है। तो क्या होता था कि पहले 50 लाख तक की लिमिट उनको दी गई थी कि अगर आपका 50 लाख तक का आपका बिजनेस होता है तो आप उसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हो और उसका 50% अपना इनकम डिक्लेयर करके टैक्स भर दो। अभी वो क्या कर दिया, अभी उसने लिमिट बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दी। यानी कि अगर आपका 75 लाख रुपीज़ का ग्रॉस रिसीट्स अगर साल भर में आ रहा है, तब भी आप 44 ADA वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी ग्रॉस रिसीट जो हुई है 40 लाख रुपए की हुई है, तो आपको डीम्ड प्रॉफिट कितना मानना पड़ेगा? 50%। तो आपका 20 लाख का प्रॉफिट माना जाएगा और इसके ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो लगभग आपका 3,12,000 का टैक्स बनेगा। अब इसमें भी अगर आप कंपेयर करोगे तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपके लगभग 39,000 रुपीज़ आपको बचा दे रही है। अगर आप पुराने स्कीम में जाते तो आपको ज़्यादा देना पड़ता। साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अब आपको कहीं पर भी पैसे अपने ब्लॉक करने की दरकार नहीं है। आपको कहीं भी 5 इयर्स का लॉन्ग टर्म FD या LIC या फिक्स डिपॉजिट कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करने की मैंडेटरी नहीं है, तो पैसा आपके हाथ में है, प्लस आपका बेनिफिट भी यहाँ पर हो रहा है। अब आते हैं, ये बहुत ही टेंशन वाला एक सेगमेंट है जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस करी हैं। बात करते हैं अगर हम इक्विटी की, यानी कि शेयर मार्केट वगैरह की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ करता था। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? तो देखिए, अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, जिसको आप नॉर्मल ऐप के माध्यम से बाय सेल करते हो ना, बहुत सारे आप ऐप यूज़ करते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो ऐप, ऐसे करके जो ऐप आते हैं, उस ऐप से आप जो खरीदते बेचते हो शेयर्स वगैरह, तो जो शेयर्स वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आपने उसको 12 महीने के भीतर ही उसको बेच दिया, तो पहले आपकी 15% टैक्स लगता था, अब वो बढ़ाकर 20% टैक्स कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि गवर्नमेंट वांट्स कि भैया आप इक्विटी होल्ड करके रखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करो, इसको डिस्करेज करना चाहती है गवर्नमेंट। इसलिए कहती है अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो एटलीस्ट उसको होल्ड करके रखो, ऐसा गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया। तो अब आप क्या करोगे अपना पैसा बचाने के लिए? आप चाहोगे कि आप 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करो फिर बाद में बेचो। दूसरा क्या हो गया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लगता था इक्विटी के ऊपर, वो 10% लगता था, जिसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। एक और बेनिफिट हो गया, ये बल्ले बल्ले हो गया आपके लिए। कल तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन मिलता था, वो आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन अगर आपको होता है लॉन्ग टर्म में, तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था। अब उसने लिमिट को बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया है। यानी कि अगर मान के चले इस साल आपने अगर शेयर्स बेच के आपको जो मुनाफा हुआ और वो लॉन्ग टर्म मुनाफा हुआ, वो लॉन्ग टर्म मुनाफा आपका 1,25,000 के भीतर हुआ, आपको कोई टैक्स नहीं देना। वहीं अगर वो 1,25,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर टैक्स आपको लगेगा। ये है अपने आप में एक सरदर्द। जी हाँ, ये भी एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। जहाँ पर क्या हुआ था आपको बता दूं ब्रीफ में, कि जब आप एक हाउस प्रॉपर्टी वगैरह बेचते थे, आपको होता था कैपिटल गेन, एंड यूजुअली वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था, तो प्रीवियस जो टैक्स रिजीम थी उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन मतलब आप ऐसे मान के चलो कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी 100 रुपये में खरीदी थी और आपने उसको 20 साल बाद अगर बेचा, तो लेट्स सपोज आपने उसको बेचा 1000 रुपये में, ठीक है। तो जब आपने उस 1000 रुपये को बेचा, तो ऊपर से क्या दिख रहा है आपको, 100 माइनस 1000, आपको 900 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन नहीं, पहले क्या होता था कि ये 100 रुपये 20 साल पहले के थे। आज 20 साल बाद अगर आपने बेचा, तो मान लीजिए इस 100 रुपये की कीमत बढ़कर हो गई लगभग 800 रुपये हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो आपको मुनाफा कितना होता था, 1000 माइनस 800, सिर्फ 200 का मुनाफा होता था। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। दिस इज बेसिकली योर इंडेक्सेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इस इंडेक्सेशन वाले पार्ट को बंद कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स रेट आपको यहाँ पर 20% देना पड़ता था, उसको गिरा के हम क्या कर देंगे, 12.5% कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो टैक्स रेट आपको देनी पड़ती थी 20% की, वो हम घटा के क्या कर देते हैं, 12.5% कर देते हैं।
अब इसमें हो हल्ला हुआ कि नहीं यार हमको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी ने घर खरीदा था सिर्फ 1000 रुपये में। वो घर अगर मैं आज के इस महंगाई के ज़माने में अगर बेचने जाऊँ तो मुझे 1 करोड़ में वो घर की कीमत मिल जाएगी। तो 1 करोड़ माइनस 1000 रुपये, यानी कि मुझे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, 99,99,000 का हो गया। अब उस अमाउंट के ऊपर मुझे अगर टैक्स देना पड़े तो भैया बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। तो लोगों ने हो हल्ला मचाया, तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो ठीक है एक काम करते हैं, अगर आपने 23 जुलाई 2024 इस पीरियड के बाद अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो आपको मैंडेटरी नया वाला रूल लगेगा, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स जो है 12.5% के ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर इससे पुरानी वाली डेट में अगर आपने कोई घर खरीद लिया था तो उसके ऊपर हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इंडेक्सेशन लो, आप चाहो तो फ्लैट 12.5% में टैक्स दे दो। तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन से में ज़्यादा टैक्स बन रहा है। जिसमें आपका ज़्यादा टैक्स बनेगा उसको अवॉइड कीजिएगा, जिसमें कमती टैक्स बनेगा वो चूज़ कीजिएगा ताकि आपका पैसा बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर गलती ना करिएगा, इस पर गलती करेंगे नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है ये है आपका जो फैमिली पेंशन मिलती थी, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका पहले 15,000 रुपये का मिलता था, अब वो बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अब ये जो है ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज़ योर फॉर्म 10 IEA। क्या है ये, जब आप ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में से स्विच करते हो तो आपको अपना ITR फाइल करने से पहले 10 IEA का जो फॉर्म है वो पहले फिलअप करना पड़ेगा, फिर आप ऑप्ट कर पाओगे। तो रूल क्या है, द न्यू रिजीम इज द डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वही आपका न्यू रिजीम है। लेकिन अगर आपको ओल्ड में जाना है तो भैया पहले फॉर्म 10 IEA फिलअप करिए, फिर आपको ओल्ड में अलाउ करेंगे। सो बिजनेस ओनर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मस्ट फाइल फॉर्म 10 IEA बिफोर द ड्यू डेट टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजीम। अगर आप फेल कर गए, उसको फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम में ही जाना पड़ेगा। सैलरी एम्प्लॉय जो है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लोग जब ITR फाइल करते हैं उस समय चूज कर सकते हैं कि भैया उनको कौन सा ऑप्ट करना है कौन सा नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर अब हम कौन सा ऑप्ट करें, हम न्यू में जाएं या हम ओल्ड में जाएं। सो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन कि आपका सैलरी या आपका इनकम का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए फ्रेश आपको एक कंप्यूटेशन करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी स्कीम के साथ। दोनों में जहाँ आपका टैक्स कमती बने आप उस स्कीम में जा सकते हैं। सैलरी क्लास वाले हैं तो हर साल स्विच कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड। लेकिन बिजनेस क्लास है तो वंस इन अ लाइफ सिर्फ एक बार ऑप्ट कर सकता है ओल्ड स्कीम में जाने के लिए। दिस इज आवर टुडेज डिस्कशन। सो टैक्स इज पर्सनल, डोंट लीव मनी ऑन द टेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। आपके कुछ भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाने की ताकि आपका डाउट क्लियर हो, या फिर अगर होगा तो हम कमेंट में ही उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमसे, हमारी टीम से इनकम टैक्स रिलेटेड या GST रिलेटेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।